वंदे मातरम। अब इसके बाद हमने इसके पहले बताया है कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, उसके प्रकार कैसे हैं, कैसे काम करता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। अब आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसके संबंध में मैंने आपको बताया था कि क्या इन्फ्लेशन कब से है और इन्फ्लेशन अर्थात उसके संबंध में कितनी अवधारणाएं हैं, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दो अवधारणाओं का, अर्थात अवधारणा को हम अप्रोच भी बोलते हैं, तो सबसे पहले दो अप्रोच या दो अवधारणा की हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक है मॉनेटरिस्टिक अप्रोच, जिसे क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों मतलब क्लासिकल जो थे ना, मॉनेटरिस्ट आके उन्हीं का सपोर्ट किए बाद में, ठीक है। तो उसके जो मुख्य अर्थशास्त्री है शिकागो स्कूल ऑफ थॉट के मिल्टन फ्रीडमैन है। बाद में किन्स आते हैं, किन्स ने भी कुछ बताया है, उसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में जो दो अवधारणाएं हैं वो क्या क्या हैं हमने बता दिया आपको, एक मॉनेटरिस्टिक अप्रोच, एक किन्सियन अप्रोच। अब मॉनेटरिस्टिक अप्रोच क्या बोल रहा है, ये बोलते हैं ना कि इन्फ्लेशन इज द ओनली एंड ओनली मॉनेटरी फिनोमिना। इन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लेशन है अर्थात स्फीति है, मुद्रास्फीति, वो शुद्ध रूप से मौद्रिक घटना है, ठीक है। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो मॉनेटरिस्टिक होते हैं उन्होंने अब जो कैम्ब्रिज जो हमने इसके पहले मुद्रा परिमाण सिद्धांत बताया है, तो उसमें जो दोनों स्कूल है, एक तो फिशर का है सिद्धांत और एक और है कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट। तो वो दोनों क्या लास्ट में सिद्ध करते हैं कि पी इज अ फंक्शन ऑफ एम, इसीलिए वो करते हैं। आप जानते हैं ना कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, जब प्राइस लेवल बढ़ता है। प्राइस लेवल कब बढ़ता है, जब एक्सेस डिमांड बढ़ता है। मान लीजिए एक्सेस डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा, ठीक है, लेकिन उसका सप्लाई नहीं हुआ, जैसे उत्पादन उतने का उसकी जो मांग है उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, तो डिमांड बढ़ने से प्राइस तो इसीलिए डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा, और फिर सप्लाई नहीं हो पाई तो वो प्राइस वैसे ही लंबे समय तक रहेगा, उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब प्राइस का बढ़ जाना, जब प्राइस बढ़ता है इसका मतलब कि जो मुद्रा का वैल्यू है वो कम हो जाता है, अर्थात मुद्रा बहुत ज़्यादा मुद्रा देने के बाद आपको थोड़ा सा सामान मिलेगा, दैट इज़ इन्फ्लेशन, ठीक है, मुद्रा का वैल्यू घट जाना। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे उन्होंने कहा है ना शुद्ध रूप से मौद्रिक घटना है, कौन, मॉनेटरिस्टिक अप्रोच। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे सप्लाई साइड है आपका यस और यस, ये जो लाइन है ऐसे, ये वाली लाइन, ये यस यस रेखा है, ठीक है, आप इसे लिख लीजिएगा यस और यस, हमने लिखा नहीं है क्योंकि समझ में आ रहा है, एग्जाम में आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार से यस यस रेखा है, आप सबसे पहले ये वाला बना लीजिए, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस पे इस वाले फिगर में आर है, इस वाले फिगर में पी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पे रियल इनकम है और यहाँ पे भी इनकम है, ठीक है। तब यहाँ से आप क्या करेंगे कि आर आर, रुकिए हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको, एक सेकेंड, हम आपको बना के दिखा ही दे रहे हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट आपको करना होगा, बाकी सब तो बहुत ही मतलब कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही ईजी है, देख रहे हैं इससे समझ में आ रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, यही सही है। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, सबसे पहले आप दो रेखा खींचेंगे ऐसे, एक तो यहाँ पे आप यहाँ पे ब्याज दर लेंगे, ठीक है, और एक और खींचेंगे साथ ही साथ, दोनों को मिला के खींचेंगे तो बढ़िया रहेगा, मिला के भी खींच सकते हैं। ये है प्राइस, ये है इनकम और ये भी है इनकम, जिसे हम रियल इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे एक सप्लाई लाइन खींचना है ऐसे, और सप्लाई लाइन यहाँ पे इलास्टिक है लेकिन बाद में इन इलास्टिक हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि पूर्ण रोजगार में जो सप्लाई होती है वो स्थिर होती है, इन इलास्टिक होती है, डिमांड कितना वो बढ़े सप्लाई नहीं बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ से एस एस रेखा है, अब यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचेंगे और दैट इज, और फिर यहाँ से एल एम है वक्र है, और यहाँ से आई एस वक्र है, यहाँ पे आई एस है, और यहाँ पे एल में आया, यहाँ पे ब्याज दर आर जीरो है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे डिमांड साइड डी डी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए पी है, पी जीरो है। अब होता क्या है ना, यहाँ पे राष्ट्रीय आय वाई और एफ, वाई और एफ, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में राष्ट्रीय आय जब सप्लाई साइड इनइलास्टिक हो जाती है, वर्टिकल हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से अब होता क्या है ना, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि शुद्ध मौद्रिक घटना अर्थात मुद्रा की मात्रा में चेंज करने से सारी इन्फ्लेशन वगैरह होती है। तो अगर मान लीजिए हमने मुद्रा की मात्रा को बढ़ा दिया, देखिए हमने मुद्रा की मात्रा को बढ़ा दिया अर्थात एल एम वक्र नीचे आएगा, ठीक है, एल एम। अब जानते हैं कि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो आर घटता है, ब्याज दर घटती है,
क्योंकि जब आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा होती है वो चाहती है कि कम ब्याज दर पे हम इसे निकाल दे बाहर ताकि वो कुछ पैसा कमाए। तो यहाँ पे R0 से R1 हो गया। अब मान लीजिए जब R बढ़ेगा ना, तो जब लोगों के पास पैसा आएगा, एक सेकेंड यहाँ पे हम आ जा रहे हैं, लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो डिमांड करते हैं। आप जानते हैं जैसे मान लीजिए जैसे ही पैसा बढ़ा, पैसा R, तो लोगों के पास पैसा आ गया एक्स्ट्रा। जब आरबीआई ने जारी किया पैसा तो लोगों के पास पैसा आया कि नहीं आया? आया। जब लोगों के पास पैसा आया तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे तो YF है और यहाँ पे Y आया, राष्ट्रीय आय बढ़ता है जब पैसा जारी होता है तो, ठीक है। आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी लाती है तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, अर्थात आय का स्तर बढ़ता है, ठीक, उत्पादन प्रक्रिया में बढ़ती है, निवेश बढ़ता है, ठीक। कुछ केस में नहीं बढ़ता है जब LM वक्र टोटली फुल्ली इलास्टिक होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे LM वक्र आगे आया, ठीक है, दाएं जब पैसा जैसे LM वक्र जब जैसे ही मुद्रा को जारी किया जाएगा आरबीआई द्वारा तो क्या होगा, सेंट्रल बैंक द्वारा, तो LM वक्र नीचे आता है। और जब पैसे, ठीक है, समझ रहे, LM वक्र नीचे आता है, और जब पैसे में कमी हो जाती है तो LM वक्र ऊपर जाता है, समझ रहे। अब यहाँ से ये वाली रेखा आ गई। अब फिर जब यहाँ पे डिमांड, तब डिमांड बढ़ेगा जब मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में छोड़ी गई सेंट्रल बैंक द्वारा, तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, एक्सेस डिमांड होगा। लेकिन चूंकि एक्सेस डिमांड की पूर्ति के लिए हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं है पूर्ण रोजगार की, मतलब कि इस पूर्ण रोजगार के पहले तो जो बढ़ रही थी इन्फ्लेशन, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे प्राइस बढ़ रही थी। लेकिन एक वक्त के बाद जहाँ पे जब हम यहाँ पे आ जाते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले जितना बार प्राइस बढ़ेगा तो उसकी पूर्ति तो हो जाए, क्योंकि सप्लाई इलास्टिक है। देखिए यहाँ पे सप्लाई इलास्टिक है, लेकिन उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे इस वाले बिंदु से अगर DD के बाद, इस वाले बिंदु से DD के बाद अगर डिमांड बढ़ रहा है ना, तो पता है क्या होगा, देखिए क्या होगा, यहाँ तक मान लीजिए डिमांड बढ़ गया, प्राइस बढ़ने से मुद्रा सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ा। अब फिर यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे एक P प्राइस था, यहाँ पे P0 था, अब P0 से जाके P डैश हो गया, अर्थात P0 और P डैश के बीच का जो प्राइस है ना, उसको पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सारे साधन हैं उत्पादन के वो क्या है, लगे हुए हैं एक जगह। उत्पादन के साधन में पहले से ही फुल एम्प्लॉयमेंट में है, सभी अपने अपने काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि फिर डिमांड बढ़ी है, जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई नहीं हो रही है, जब सप्लाई नहीं हो रही तो वही इन्फ्लेशन है। अर्थात किन्स ने कहा है, मॉनेटरिस्टिक अप्रोच ने कहा है, चूँकि फुल एम्प्लॉयमेंट तो वो पहले से ही मान रहे हैं, इसीलिए जो मॉनेटरिस्टिक अप्रोच को ध्यान से सुनिएगा कि मुद्रा में प्रत्येक वृद्धि क्या है, इन्फ्लेशन कहलाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति पहले से ही माना है, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति पहले से ही माना है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जैसे ही डिमांड जितना बढ़ेगी वो प्राइस को बढ़ाएगी, वही इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि उसकी सप्लाई नहीं हो पाएगी शॉर्ट रन में, ठीक है। मैं उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अर्थात जो इन्फ्लेशन है वो क्या है, कोई समस्या नहीं है। इन्फ्लेशन कब आती है, मतलब जब सारे जो संसाधन है वो पूर्ण रोजगार में होते हैं, सबको रोजगार मिला हुआ होता है तब। अब हमें देखना है किन्स का अप्रोच, ठीक है, बस इतना ही, किन्स का अप्रोच देख रहे हैं। अब हम किन्स का अप्रोच देखें कि वो क्या बोल रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। चलिए ये रहा उनका किन्स का अप्रोच। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोलते हैं कि नहीं, सीधे उल्टा बोल रहे हैं, ये बोलते हैं कि IS वक्र में शिफ्टिंग के माध्यम से इन्फ्लेशन बढ़ती है। मतलब कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ना, तब जाके इन्फ्लेशन बढ़ती है, बस यही है। उन्होंने क्या कहा था कि इन्फ्लेशन केवल और केवल मौद्रिक घटना, इन्होंने क्या कहा कि नहीं, जो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, एक्सपेंडिचर, तब जाके इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। चलिए अब देखिए किन्सियन अप्रोच है। अब किन्सियन अप्रोच में इन्होंने लिया, आप जानते हैं कि इट इज़ अ डिमांड साइड, और डिमांड साइड ऊपर कब जाएगा, डिमांड साइड ऊपर तब जाएगा, यहाँ पे है YC+I+G, 3 सेक्टर इकोनॉमी है, बंद इकोनॉमी। अब इसमें जब डेल्टा G बढ़ा देंगे, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा, अर्थात IS वर्ग क्या हो जाएगा, शिफ्ट करेगा, ठीक है, अपवर्ड। अब EN एक्सेस डिमांड है, जो कि सप्लाई स्थिर है, बस यही है, ठीक है। आप एक चीज़ जान लीजिए कि जब प्राइस बढ़ती है ना, तो मुद्रा की वास्तविक आपूर्ति कम हो जाती है, दैट LM वक्र ऊपर शिफ्ट होता है। अभी हम दिखा दे रहे हैं क्या है यहाँ पे, बस जैसे फिगर था पहले वाला ना, हमने बनाया था आपको, तो अब इस वाले हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि जैसे पहले था वैसे ही आप बना लेंगे सबसे पहले, अब उसके बाद हम समझाएंगे होता क्या है, क्योंकि पहले वाले में हमने बना दिया है ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। चलिए
अब इस वाले एक्सेस पे आर है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे इनकम है और फिर यहाँ पे भी इनकम है, ठीक है। यहाँ पे आई एस वक्र है, आपका इनिशियल जो पॉइंट है मतलब कि प्रारंभिक संतुलन का है आई एस पे, यहाँ पे आई एस और एल एम जहाँ पे ई बिंदु पर काट रहे हैं, यहाँ पे संतुलन है और यहाँ पे ब्याज दर है आर। कन्फर्म है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आर पे संतुलन है और यहाँ पे जो सप्लाई साइड हमने बताया था ना सप्लाई, बस वही है। यहाँ पे यस है, एक सेकेंड यहाँ पे लिख दे रहे हैं यस और ये भी यस। यहाँ पे आप यस रेखा ये है, लिख दीजिएगा, हमने लिखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यस रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब कि यहाँ से आके वाई एफ बे इकोनॉमी है। जैसे इसके पहले तो लोचदार है सप्लाई साइड, इलास्टिक है, लेकिन इस वाले पॉइंट से ई वाले पॉइंट से क्या है, इन इलास्टिक हो जा रहा है, परफेक्टली इन इलास्टिक, पूर्णतया बेलोचदार हो जा रहा है, ठीक है। वाई एफ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वाई एफ पे। अर्थात इस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारे पास जो भी संसाधन है उत्पादन के, ठीक है, वो व्यस्त हैं, तो कितना भी मांग बढ़े उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पे डी रेखा, यहाँ पे लिख दीजिएगा डी रेखा, ठीक है। चलिए अब बताइए, अब इन्होंने कहा है, मान लीजिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाए। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाता है ना, फलस्वरूप आई एस वक्र ऊपर शिफ्ट होता है। जब आई एस वक्र ऊपर शिफ्ट होता है ना, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे। अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे मिलेगा तो फिर अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, मतलब निवेश करेगा गवर्नमेंट, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिले तो उनके पास पैसा आएगा, तो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। अब यहाँ पे जब डिमांड कर रहे हैं ना, चूँकि पूर्ण रोजगार की जब स्थिति हो जा रही है, तब क्या हो रहा है, उसके बाद प्राइस तो बढ़ जा रहा है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है, सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। अब जब सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है ना, तो ब्याज दर अपने आप बढ़ता है, ब्याज दर भी बढ़ता है। अब फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही उसके बाद जब प्राइस बढ़ती है, पहला केस कि यहाँ पे आई एस एल एम का संतुलन है, ई वाले पे जब पूर्ण रोजगार की स्थिति है तब, मतलब हमने लिया है। उसके पहले जो मतलब कि सप्लाई होगा ना, सप्लाई साइड, उसमें अगर मांग बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि इलास्टिक है सप्लाई, लेकिन उसके बाद इन इलास्टिक हो जा रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट के। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में जब डिमांड यहाँ पे है मान लीजिए, और फिर डिमांड बढ़ गई, डिमांड क्यों बढ़ता है, जब डेल्टा जी बढ़ता है, डेल्टा जी मतलब कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे तो आई एस ऊपर शिफ्ट होता है, देन आय का स्तर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि डिमांड का स्तर बढ़ जाता है। जब डिमांड का स्तर बढ़ता है ना, तो लोग मांग करते हैं, मतलब तो प्राइस बढ़ जाएगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा, चूँकि संसाधन खाली नहीं है, अल्पकाल में शॉर्ट रन की बात है ये, तो क्या हो रहा है, जब संसाधन खाली नहीं है तब प्राइस बढ़ जा रहा है। अब प्राइस बढ़ जा रहा है, अब देखिए क्या हो रहा है, जब प्राइस बढ़ रहा है ना, तो वास्तविक मुद्रा की आपूर्ति कम हो रही है। आप कहेंगे ये क्या है, वास्तविक मुद्रा की आपूर्ति, चलिए बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आप 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदते थे, एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपये में खरीदते थे, खरीद रहे, ठीक है। अब उसकी प्राइस बढ़ गई बिस्किट की, 20 रुपया हो गई। अब उसी पैसे को आपका क्या करना होगा, 20 रुपया उसी बिस्किट को, उसी एक पैकेट बिस्किट के लिए 20 रुपया देना होगा। मतलब मुद्रा की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, मुद्रा की वैल्यू कम होगी, वास्तविक आपूर्ति उसकी क्या होगी, कम। वास्तविक आपूर्ति किसे कहते हैं, वास्तविक आपूर्ति जब हम वस्तुओं और सेवाओं के रूप में किसी भी चीज़ की सप्लाई करते हैं ना, देन उसको हम वास्तविक आपूर्ति बोलते हैं। तो मुद्रा की जो वास्तविक आपूर्ति है वो कम हो जाएगी, फलस्वरूप LM वक्र ऊपर शिफ्ट होगा, और जब LM वक्र ऊपर शिफ्ट होगा तो R से क्या हो जाएगा, R2 पर चला जाएगा। अर्थात इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने भी सारी चीज़ें वही कही है, लेकिन मतलब इन्होंने भी कहा है इन्फ्लेशन होता है कि कब होता है, जब पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद, जब डिमांड एक्सेस डिमांड होता है, ठीक है। तो वही क्या करता है, हमें इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, ठीक है, वही इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, प्राइस बढ़ाता है तो इन्फ्लेशन होता है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से होता है। फलस्वरूप क्या होता है कि जो एक्सेस, जो मुद्रा की रियल सप्लाई होती है, वास्तविक सप्लाई होती है, वो कम हो जाती है, फलस्वरूप LM वक्र ऊपर शिफ्ट होता है, फिर आर भी बढ़ता है। अर्थात इन्होंने देखिए जो किन्स ने क्या कहा था कि जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन वो दोनों पे डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन किस पे, आर पे और वाई पे। और एक चीज़ तो आप जान रहे होंगे, एक चीज़ तो आपको कंफर्म होगा, क्या, कि जब इन्होंने, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, प्राइस, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस। तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये, इन्फ्लेशन का मतलब तो प्राइस हो गया, इतना कंफर्म है।
अब इसी को हम, अब इट इज डिपेंड अपॉन आर, मतलब आर भी बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, एक सेकेंड, आर भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है। आप कहेंगे वाई का मतलब, अरे सरकार जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ तो वाई भी तो बढ़ा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ तो वाई तो बढ़ा, उसी वाई के बढ़ने के कारण एक्सेस डिमांड हुआ है तो प्राइस बढ़ा है। तो इसीलिए जो किसने कहा था, पी इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड वाई, उसी को इन्फ्लेशन के रूप में हम दिखा रहे हैं। बस हमें उम्मीद है कि सब बढ़िया से समझ में आया होगा। आगे चीज़ें लिखी होंगी बहुत सारी चीज़ें, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चीज़ हम बेंड की थ्योरी देखेंगे, ठीक है। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, मतलब कि समझाना है आगे। अभी इन्फ्लेशन में भी कुछ एक आध बाकी है तो उसको भी हम देखेंगे, देन हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम स्क्रॉल कर रहे हैं, चलिए। कुछ सारी चीज़ें हम, जैसे कि हम जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम समझा दे रहे हैं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा इससे स्क्रीनशॉट। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बेंट हैंसन्स एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है, बहुत ही बढ़िया है, कई किताबों में मिलता नहीं है। सर ने जब हम लोगों को बताया था तो हमने कई बार सर्च भी किया था लेकिन मिल नहीं रहा। वैसे गूगल पे हो सकता है मिल जाए लेकिन इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट में हम बेंट हैंसन की थ्योरी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।